अगला प्रश्न है हमारा, झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 6 वर्ष की जेल हुई थी। और 6 वर्ष की जेल महात्मा गांधी को भी हुई थी। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो वो कौन थे? राजगोपालाचारी थे। श्री राजगोपालाचारी 1948 से 1950 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक वे रहे। 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। ये मतलब जब अंतिम गवर्नर जनरल थे, जब इसके बाद कौन? राजगोपालाचारी 1952 से 1954 तक मद्रास के भी मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। मतलब ये 14वें बालक थे। किसके? इनकी माता थी शारदा देवी और शारदा देवी के 14वें बालक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये तो सभी को पता है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए? तो आंसर हो जाएगा मारवा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली शिवकाशी तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और मारवा समुदाय के बीच संघर्ष में यह दंगा हुआ था। बताओ, मंदिर के लिए भी लड़ रहे हैं, पूजा करने के लिए। भगवान तो सबका है ना, तो फिर किस बात की लड़ाई? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्र सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठन करना थी। कौन कौन? पहली थी अरुणा आसफ अली, दूसरी थी सुचेता कृपलानी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी थीं। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी थीं और मॉस्को रूस की यात्रा करी। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में सहयोगी रहीं। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी, फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे आपको बताना है। वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास और गृह विभाग सरदार पटेल के पास और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे।
पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास था। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 की यह बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी सरदार पटेल ने। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फार खान। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले, अब पाकिस्तान में जो कि है पेशावर के एक गांव के जन्मे अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। बादशाह खां यानी फ्रंटियर गांधी और फकी अफगान आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमहरा से थे। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। रामचंद्र शर्मा थे हमारा पटना। प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सी सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो पंचशील। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। ध्यातव्य है कि 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजन के उपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार ग्रहण किया और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। तो राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। तो आंसर हो जाएगा कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत और कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां डोमिनेंट कास्ट थीं, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी।
अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 और 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो आंसर हो जाएगा में से कोई नहीं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? तो भारत में मीडिया को आमंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए 1835 में, 1867 और 1878 और 1908 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट 1935, 1967, 1878, 1908 में पारित किए गए। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1918 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो आंसर हो जाएगा 1925 और 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में कानपुर और नागपुर में हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई? कानपुर में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो, हडसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो कैथरीन मेयो, हडसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्सन हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। यहाँ से आपका आधुनिक भारत बिहार का जो है वो समाप्त होता है और पीआरटी की वैकेंसीज जो हैं अभी टीआरई 3.0 की और अगस्त में टीआरई 4.0 जिसके एग्ज़ाम होने हैं अगस्त में और टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है जून में। इसके लिए आप यहाँ से प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं।
शायद इस तरह का वीडियो आपको एक ही वीडियो पूरे यूट्यूब में मिले, शायद ही ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, आपके क्वेश्चंस पीआरटी में इससे आए हुए हैं, अगर आपको अच्छा लगे ये चैनल तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे आप पीआरटी, बीपीएससी पीआरटी से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो यहाँ पे शो किए जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।